से कौन से आर्टिकल्स हैं जो शिक्षा से सीधे सीधे संबंधित हैं और कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं। इन पर मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी और शिक्षा से संबंधित प्रावधान और शिक्षा को प्रभावित करने वाले जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों पर मैंने सबसे पहले शिक्षा से संबंधित आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कह दिया जाता है 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। इसके साथ ही साइंस टेक के स्पेस टेक्नोलॉजी के नोट्स नहीं दिए, आज मिल जाएगा। आर्टिकल 41 जो है वो शिक्षा का अधिकार है और ये आर्थिक सामर्थ्य के भीतर है। आर्टिकल 45 जो है वह 6 वर्ष तक के बालकों को पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ये 86th अमेंडमेंट में इसे 6 से 14 वर्ष के बजाय 6 वर्ष तक क्या है किया गया। आर्टिकल 46 जो है वो SC ST और EWS या अदर वीकर सेक्शन के शैक्षिक और आर्थिक हितों का प्रावधान करता है, इसलिए इसमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। फिर नेक्स्ट लेवल पर हम लोग आते हैं। आर्टिकल 51A क्लॉज के में माता पिता व संरक्षकों का अपने बच्चों को स्कूल में प्रवेश कराने का कर्तव्य है। फिर 7th शेड्यूल की मैंने बात की, समवर्ती सूची में शिक्षा है और प्राइमरी माध्यमिक उच्च शिक्षा तीनों है। फिर उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ विशेष बातें संघ सूची में केवल है। 11th शेड्यूल में भी क्या है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है, तो ये शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। फिर अगर इसको देखें तो माइनॉरिटी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं अनुच्छेद 30 में और अनुच्छेद 29 में जो अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के मामले में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, ये सुनिश्चित किया गया है अनुच्छेद 29 में। तो इस 29 और 30 भी शिक्षा से क्या हो संबंधित हो गए। फिर इसके साथ ही क्या है कि आर्टिकल 21A में 6 to 14 ईयर्स की चर्चा है। आर्टिकल 41 में ईयर की चर्चा नहीं है। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष तक की चर्चा है और आर्टिकल 51A के में 6 से 14 वर्ष तक की क्या है चर्चा है। तो ये हुआ। फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं स्त्रियों को या शिक्षा को प्रभावित करने वाले भारतीय संविधान के प्रावधान। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में स्त्रियों का बालकों के लिए विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान है। ये दोनों शिक्षा संबंधी सुविधाओं को सुनिश्चित करने में राज्य के हाथ मजबूत करते हैं। आर्टिकल 15(5) में SC ST OBC को प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में आरक्षण दिए जाने का आरक्षण का विस्तार किया गया। फिर 15(6) में EWS को शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण। आर्टिकल 19(1)G में नागरिकों को व्यापार करने के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी शिक्षा संस्था खोलने का भी अधिकार है। और 29-30 मैंने अभी आपसे जिक्र किया, 5वीं और 6वीं अनुसूची को अनुच्छेद 46 से मिलाकर पढ़ने से दरअसल 5वीं और 6वीं जो अनुसूची है वह अनुसूची भी शिक्षा को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ये मैंने शिक्षा से संबंधित आपको शिक्षा से संबंधित और शिक्षा को प्रभावित करने वाले जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों की क्या है बात की। अब हम लोग यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शिक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय क्या हैं। इन महत्वपूर्ण निर्णयों को हम 3 श्रेणी में बांटकर समझ सकते हैं। पहला, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 से पहले, मतलब ये जो मैंने लिखा है 2002 से पहले के जो शिक्षा पर निर्णय है उनको देखें, क्योंकि 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया।
लेकिन इस जोड़ने के पीछे क्या सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस थे? इस जोड़ने के पीछे क्या सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय थे? तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, इसमें जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें कैपिटेशन फीस का मामला था, अर्थात वहां पर जो डोनेशन के थ्रू एडमिशन होता था, उस डोनेशन के थ्रू एडमिशन का मामला था। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मोहिनी जैन के वाद में यह निर्णय दिया कि शिक्षा का अधिकार सभी स्तरों पर, अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों स्तरों पर अनुच्छेद 21 के तहत असीमित मौलिक अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की जो रीडिंग की, वो आर्टिकल 38, 39 और 45 से उन्होंने मिलाकर रीडिंग की। तो ये राइट टू एजुकेशन जो है उसको आर्टिकल 21 में अंतर्निहित मानना, अधिकार के रूप में मानना, इस दृष्टि से मोहिनी जैन का जो वाद है वो दरअसल जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो जोड़ा गया या जो संशोधन करके शिक्षा का अधिकार दिया गया, उससे क्या है, यह उस दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण वाद था। लेकिन मोहिनी जैन के वाद में दिए गए निर्णय से प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो कैपिटेशन फीस अब वसूल नहीं सकते थे, क्योंकि मोहिनी जैन के मामले में शिक्षा के अधिकार के सभी स्तरों पर, या शिक्षा का अधिकार सभी स्तरों पर, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों स्तरों पर है। यह बात क्या है, कही गई। एक वर्ष बाद, मतलब 1992 के बाद 1993 में उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश का जो वाद है, उन्नीकृष्णन वर्सेस जो आंध्र प्रदेश का जो वाद है, उसमें ये डिसीजन दिया गया, उसमें ये बात कही गई कि जो शिक्षा का अधिकार है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है आर्टिकल 21 में, और इसको केवल 45 से जोड़कर समझा गया। ये कहा गया कि जो माध्यमिक शिक्षा है और जो उच्च शिक्षा है वो राज्य तभी प्रोवाइड कर पाएगा जब उसकी आर्थिक सामर्थ्य हो। तो मोहिनी जैन के वाद में दिए गए, केस में दिए गए जजमेंट को उन्नीकृष्णन के वाद में संशोधित किया गया, और मोहिनी जैन के वाद में इसे असीमित अधिकार के रूप में देखा गया था। यहां पर इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के मूल अधिकार के रूप में इसकी व्याख्या क्या की गई। इससे क्या हुआ कि जो हायर एजुकेशन में जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में को कैपिटेशन फीस वगैरह लेने की कुछ क्या है सुविधा क्या हो गई। तो ये दो लैंडमार्क केस थे जो प्री क्या है, मतलब प्री फेज ऑफ द आर्टिकल 21A कहलाए गए। इन्हीं मतलब मोहिनी जैन के केस में दिए गए निर्णय के बाद ही दरअसल 86वां संविधान संशोधन 2002 की नींव क्या है बनी। फिर बच्चों आर्टिकल 21A पर, 21A राइट टू एजुकेशन पर, इस पर जया ठाकुर बनाम भारत संघ 2026 में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। जया ठाकुर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने आर्टिकल 32 का उपयोग करते हुए एक रिट याचिका दायर की जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी। रिट कई प्रकार की होती हैं, अभी आपको जनहित याचिकाओं के बारे में क्या है जानना। उस रिट याचिका में उन्होंने न्यायालय से इंस्ट्रक्शंस देने की मांग की, और उसमें मांग ये थी कि राज्य जो
आवासीय स्कूल हैं और जो सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल हैं, जो एडेड स्कूल हैं, उनमें लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड, छात्राओं के लिए शौचालय और इसके साथ ही मासिक धर्म स्वच्छता पर एक अभियान ताकि जागरूकता पैदा हो सके, ये चलाया जाना चाहिए। जया ठाकुर की याचिका में ये तर्क दिया गया कि जो पीरियड्स को लेकर जो पॉवर्टी है वो ड्रॉप आउट रेट को बढ़ाती है। मतलब यहां पर अगर बच्चियों के पीरियड को लेकर 2-3 दिन उनका समय जाता है तो वो स्कूल पहले कुछ दिनों के लिए क्या छोड़ती हैं, फिर धीरे धीरे क्या है स्कूल से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। जो स्कूल है उस स्कूल से क्या है वे क्या है डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, वे कहीं ना कहीं कट जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो एक बहुत जबरदस्त तर्क दिया गया कि पीरियड पॉवर्टी का कनेक्शन है ड्रॉप आउट रेट से लड़कियों के। और तब तक एक बहुत चौंकाने वाला आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश होता है कि सरकारी स्कूल, मतलब इसी साल की बात, कुछ दिन पहले की बात आपको बता रहा हूं, कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। तो यहां पर इस केस में, जया ठाकुर के केस में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मासिक धर्म स्वच्छता और आवश्यक सुविधाओं को अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, 21A नहीं, पहले 21 में जो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है और 21A में जो शिक्षा का अधिकार है और जो अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार है, उसके तहत क्या है छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड, इसके साथ ही छात्राओं के लिए अलग से शौचालय और मासिक धर्म स्वच्छता अभियान चलाया जाना चाहिए। जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो MHM मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट की ये बात क्या है की गई। अब राजस्थान के स्कूल, और यूं कहें कि राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनके सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत के बारे में मुद्दे बनने लगे हैं। और राजनीतिक रूप से अलग अगर देखा जाए तो जानवरों के बांधे जाने वाले स्थान में स्कूल का चलना भारत में सर्व शिक्षा अभियान सहित शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की वास्तविकता को दर्शाता है। और हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य में छत गिरती है और बच्चों की जान चली जाती है। बच्चे पढ़ने गए थे, उनकी जान चली गई। तो इसका मतलब ये है कि हमने 2002 से 2002 में राइट टू एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट बनाया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, और 2009 में हमने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया। लेकिन कुल मिलाकर जो जमीनी स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन तो हुआ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सरकार के प्रयासों को कमतर करके पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत में एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना एक इशू बन चुका है। और दिल्ली जैसे राज्यों में जो एजुकेशन और हेल्थ पर इश्यूज पर वोट मांगे गए, अब तो पूरे देश में ये वोट मांगने का मुद्दा बन रहा है। तो ये है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो ये दूसरा एकदम अपडेट है, ये आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। फिर इसके साथ ही अब हम लोग RTE एक्ट 2009 पर कुछ केसेस थे उनको देख लेते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि राइट टू एजुकेशन जो
आर्टिकल 21A के तहत बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, उसको लागू करने के लिए 2009 में कानून बनाया गया। 2009 में जो कानून बनाया गया, तो उस कानून की एक धारा ऐसी भी थी जो 25% वंचित तबके के बच्चों को स्कूलों के प्रवेश में आरक्षण दिए जाने का प्रावधान करती है। अब ये जो धारा थी, इस धारा को लेकर और कुछ और अधिकारों को लेकर क्या है, मुद्दे उठे। राजस्थान से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था, और वो मुद्दा राजस्थान के प्राइवेट स्कूल्स को लेकर था। राजस्थान के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन प्राइवेट स्कूलों के द्वारा एक सोसाइटी क्या बनाई गई, और जब ये सोसाइटी बना ली गई तो इसने एक लिटिगेशन शुरू किया कि जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स हैं, अब यहां पर ध्यान देना है कि भारत में आर्टिकल 28 के तहत अगर हम लोग थोड़ा बात करें, तो आर्टिकल 28 को थोड़ा समझें। आर्टिकल 28 जो है, इसमें एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में प्रावधान क्या है किया गया है। इसमें एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन इंस्टीट्यूट्स के बारे में, या इसमें शैक्षिक संस्थाओं के बारे में इसमें बात की गई है। इसमें 4 प्रकार की शैक्षिक जो संस्थाएं हैं, इन 4 प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं का उल्लेख आपको, जब आप बेयर एक्ट की बहुत अच्छी रीडिंग करेंगे तब आपको मिलेगा। 4 प्रकार की जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को हम लोग 2 वर्गों में पहले बांट सकते हैं। एक सरकारी स्कूल कॉलेज या शैक्षिक संस्था, एक तो है सरकारी, दूसरा है बच्चों प्राइवेट। ये तो एक जनरल क्लासिफिकेशन है जो एजुकेशन ही नहीं बाकी सेक्टर्स में भी चलता है, सरकारी और प्राइवेट। सरकारी जो स्कूल हैं या सरकारी जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, फिर इनके लिए 2 शब्द आपको मिलेंगे, और इन 2 शब्दों को जानने के लिए आपको बेयर एक्ट का दर्शन करना पड़ेगा। जो बेयर एक्ट है, उस बेयर एक्ट का क्या है आपको दर्शन करना पड़ेगा। तो मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रेनबो दुनिया में लेकर चलता हूं, इंद्रधनुषी दुनिया में लेकर चलता हूं, और इस दुनिया में आज आप अनुच्छेद 28 में क्लास में जब भी बैठे बेयर एक्ट लेकर बैठे, और जहां पर मैं बेयर एक्ट को बताते समय बता रहा हूं वहां पर तुरंत अंडरलाइन कर लें, ताकि एग्जाम के पहले वो सब चीजें आप दोहरा कर जाएं। तो मैं यहां पर बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत सारी भाषाओं में यहां पर दे दिया, हिंदी इंग्लिश यार दे दो, हिंदी इंग्लिश किधर है भाई, तो हिंदी इंग्लिश ही गायब कर दिया है। प्रियम्बल है, मैंने प्रियम्बल वाला खोल दिया है, तो प्रियम्बल के बजाय क्या है यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश और हिंदी में हम लोग चलेंगे आर्टिकल 28 पर। आर्टिकल 28 पर चलने के लिए हम लोगों को यहां पर है स्टेट्स, संघ, जस्ट मिनट बच्चों, 102, 70 राज्य की नीति, हाँ ये है थोड़ा सा, यस। अब ये जो आर्टिकल है, पहले आंग्ल भाषा में देखिए कि
freedom as to attendance at religious instructions or religious worship in certain educational institutions. ये जो सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको अंडरलाइन कर लीजिए, शैक्षिक संस्था के बारे में प्रावधान है। अब इसमें एक प्रकार का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वो एक प्रकार का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आप ध्यान दीजिए, होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। शब्दों पर ध्यान दीजिए, मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। फिर इसके बाद दूसरे में क्लॉज 2 में आइए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट। फिर क्लॉज 3 में आइए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। अब यहां पर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, इसमें दो प्रकार हैं, रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, और इसके साथ इसमें दो हैं, एक है जो रिकॉग्नाइज्ड है लेकिन फंड नहीं लेता है, फंड नहीं मिलता है, और दूसरा क्या है, जो रिकॉग्नाइज तो है लेकिन जिसको ऐड नहीं मिलता है। तो 4 प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। अब इसको हिंदी में देखें, और जो लोग बेयर एक्ट लेकर बैठे हुए हैं वे कृपया जो है इसको अंडरलाइन करें, इसी से काम बनेगा, इसी से क्वेश्चंस क्या होंगे। देखिए, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, फिर इसी तरह से कि अब यहां पर कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, फिर यहां पर कि शिक्षा संस्था जिसका प्रशासन राज्य द्वारा प्रशासित, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य निधि से सहायता प्राप्त। तो अब मैं इसको क्लैरिटी के साथ यहां पर लिख सकता हूं कि ये जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित आपने लिखा या राज्य द्वारा प्रशासित, इस शब्द को आप समझिए कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित। ये पूर्णतः पोषित, ये 5 शब्द हैं वहां, और 5 जो शब्द हैं इसको आप देखिए, ये आर्टिकल 28 क्लॉज 1 में है। इसको यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड आउट बाई स्टेट फंड्स, ये क्या है, स्टेट फंड्स हैं। दूसरा आर्टिकल 28(2) में एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट है, एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट है, यह है राज्य द्वारा प्रशासित, ये शब्द आया है राज्य द्वारा प्रशासित, ठीक है। फिर इसी तरह से प्राइवेट पर आइए, प्राइवेट में मान्यता तो सबको लेनी है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से लें, आईसीएसई बोर्ड से लें, या राजस्थान बोर्ड से लें, यूपी बोर्ड से लें, बिहार बोर्ड से लें, मान्यता तो सबको चाहिए। तो प्राइवेट में मान्यता तो यहां पर क्या है, मान्यता प्राप्त तो सब हैं, लेकिन कुछ मान्यता प्राप्त ऐसे हैं, कुछ रिकॉग्नाइज्ड ऐसे हैं जिनको सहायता की जरूरत नहीं है, और कुछ सहायता प्राप्त है, मान्यता भी है और सहायता प्राप्त है, ठीक है, एडेड हैं। अब ये 28(3) में है, ये भी 28(3) में है, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, राजस्थान यूनिवर्सिटी राज्य निधि से पूर्णतः पोषित है। एग्जाम्पल में केंद्रीय विद्यालय केबीएस केंद्रीय विद्यालय राज्य निधि से पूर्णतः पोषित है। किसी भी राज्य के बोर्ड के जो स्कूल हैं वो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित हैं, और इन्हें राज्य ने बनाया भी है, ये राज्य द्वारा बनाए भी गए हैं और ये राज्य द्वारा चलाए भी जा रहे हैं,
लेकिन जब आप 28(2) को पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो ट्रस्ट के द्वारा बनाए गए और चलाए जा रहे, या ट्रस्ट के द्वारा बनाए गए, या जैसे आर्य समाज ने जितने स्कूल बनाए, जैसे डीएवी, डीएवी तो एक ट्रस्ट से बना। तो यहां पर क्या है, एग्जाम्पल क्या है, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक, ये ट्रस्ट के द्वारा चलाए गए। इनका प्रशासन लेकिन अभी सरकार कर रही है। ये सरकारी हैं, लेकिन उस सरकारी स्कूल या कॉलेज से अलग हैं जो राज्य ने बनाया भी और राज्य चला भी रहा है। जैसे प्राइमरी स्कूल राज्य ने बनाया भी और राज्य चला भी रहा है। कुछ ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, जैसे डीपीएस जयपुर, ये मान्यता प्राप्त है, लेकिन ये इसको फंड की जरूरत नहीं है, अनएडेड है, ये अनएडेड है, इसको सहायता की जरूरत नहीं है, ये मान्यता केवल चाहिए इसको, ठीक है। फिर इसके साथ ही सहायता प्राप्त, कि मान लीजिए कि क्वीन मेरी मॉडल टाउन का एक स्कूल है, क्वींस मेरी, क्रिश्चियन लोगों का स्कूल है। अब इस क्रिश्चियन लोगों के स्कूल में कक्षा 5 तक यहां पर सहायता मिल रही उसे, स्कूल कक्षा 12 तक है, लेकिन उसे सहायता कक्षा 5 तक मिली, तो सहायता प्राप्त स्कूल हो गया, ठीक है। ये 4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए। अब यहां पर बच्चों क्या है, इसके साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30, यहां पर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात है। ये क्या है, ये माइनॉरिटी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये इन चारों से अलग हैं, ध्यान रखना है, ये इन चारों से क्या है, अलग हैं। कल को आप सिलेक्शन के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी बने तो आपको एक क्लियर होना चाहिए। ये सब जो बातें हैं, ये बातें आपको स्पष्ट होना चाहिए। अब यहां पर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, या ये अल्पसंख्यक, ये क्या है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है, तो अब ये है। फिर इसके साथ ही क्या है कि अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत भी जो व्यावसायिक संस्थाएं बनाई जाती हैं, व्यवसाय करने का अधिकार तो है, इसलिए जो व्यावसायिक संस्थाएं क्या है बनाई जाती हैं, उन व्यावसायिक संस्थाओं में भी तो स्कूल कॉलेज आएगा, तो 19(1)(g) के तहत भी आ गया। फिर मान लीजिए कि मेरा मन दुनियावी बातों में नहीं लग रहा है, मैंने सोचा एक आश्रम बनाता हूं और उसमें वैदिक शिक्षा देता हूं। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के भीतर जो संस्कृत स्कूल है, अगर वो संस्कृत स्कूल ये कहता है कि वह एक धार्मिक संस्था है और हिंदू धर्म के लिए क्या है ये संस्था चलाई जा रही है, तो ये अनुच्छेद 26 के तहत आएगा। यहां पर अल्पसंख्यक का मामला नहीं है, ये बहुसंख्यक भी अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संस्था बना सकते हैं और उसके साथ कोई शिक्षा संस्था चला सकते हैं। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लागू हुआ। इसका एक सेक्शन है 12(1)(c), ठीक है। ये 12(1)(c) जो है 25% आरक्षण का प्रावधान करता है प्रवेश के मामले में, पास करने के मामले में नहीं, दाखिले के मामले में, एडमिशन के मामले में। और ये आरक्षण का प्रावधान किसको करता है, ये कमजोर वर्गों को करता है। यहां पर आरक्षण का पैमाना जाति नहीं है, यहां पर आरक्षण का पैमाना कमजोर वर्ग है, वंचित तबका। दरअसल जो शब्द है वो वंचित वर्ग शब्द प्रयोग है, डिप्राइव्ड वर्ग प्रयोग है। राजस्थान के स्कूलों ने एक एसोसिएशन बनाया और उन्होंने कहा कि चूंकि हमें कोई भी सहायता हम नहीं लेते हैं, हम अनएडेड हैं, इसलिए हम लोग रिजर्वेशन नहीं लागू करेंगे। पॉइंट समझिए कि मैं एक डीपीएस जैसा 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए लगाकर
मैं एक स्कूल मैंने बनाया और डीपीएस, मान लीजिए कि डीपीएस अलवर बना लिया, या अलवर में होगा किसी दूसरी छोटी जगह या नई जगह बना लिया। अब मैंने 2 करोड़ रुपए लगाए तो मैं चाहूंगा कि उससे मुनाफा हो। अब मुनाफे में मेरे लिए दुश्मन कौन हो गया? आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट ये कह रहा है कि 25% जो बच्चे होंगे उन बच्चों को आपको पढ़ाना होगा, और वो क्या है, वंचित तबके के बच्चे होंगे और उनसे फीस आप नहीं लेंगे, फीस सरकार आपको देगी, आपको रीइंबर्स कर देगी। ये बात कही गई। इसको चैलेंज दिया गया 2012 में, मतलब आज के 14 साल पहले इसको राजस्थान के स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूल्स ने अपना एक एसोसिएशन बनाया और उन्होंने इसको चैलेंज दिया। अब इसको जब चैलेंज दिया तो उन्होंने उस आरटी एक्ट की रिजर्वेशन की उस धारा की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा कि आर्टिकल जो सेक्शन 12(1)(c) ऑफ द आरटीई एक्ट ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी है उस पर कोई सवाल नहीं है। एंड दैट्स वाई मैंने यहां पर आपको बताया कि एक केस हम लोग आरटीई 2009 से लेंगे, और यहां पर सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो ये आरटीई के 2009 के सेक्शन 12(1)(c) पर जो मामला उठा था, उस मामले को भी देखेंगे। आरक्षण वाला मामला जो 25% आरक्षण को चुनौती दी गई थी, उसको सही माना गया। ठीक है कि अब इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको समझिए। क्या मतलब, क्या इसके इंप्लीकेशंस क्या है? यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। इसका इंप्लीकेशन क्या है भाई? दरअसल इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी पर सवाल था, भारत की आरक्षण नीति पर सवाल था, और यह आरक्षण नीति का सवाल नौकरियों को न लेकर शिक्षा पर था कि क्या सरकारी से बाहर, क्या प्राइवेट जो शिक्षा संस्थाएं हैं उन प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण दिया जा सकेगा? मतलब प्राइवेट में आरक्षण जो है वह क्या दिया जा सकेगा? तो यहां पर कहा गया कि हां वह दिया जा सकेगा। दरअसल पीए इनामदार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा फैसला सुनाया था। पीए इनामदार का जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो आरक्षण नहीं देंगे। प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट संस्थाएं आरक्षण नहीं देंगी। आरक्षण केवल सरकारी स्कूलों, सरकारी कॉलेजेस पर लागू होता है। और पीए इनामदार के केस के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 15(5) जोड़ा गया था। अब जल्दी से मुझे बताइए कि पीए इनामदार का केस किस वर्ष हुआ था? पीए इनामदार के केस में यह मामला उठाया गया था कि आरक्षण नहीं देंगे। दरअसल फिर इसके बाद यही सेम मामला क्या है, आप यहां पर देखिए कि पीए इनामदार के केस के बाद सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान इनका जो मामला है, ये मामला क्या है, ये बाद में क्या उठाया गया, तो यहां पर कि सोसाइटी फॉर, अब ये आप यहां पर कि सोसाइटी फॉर अनएडेड स्कूल्स ऑफ राजस्थान, ये केस था बच्चों। ये केस था दरअसल अनएडेड जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनमें 25% ईडब्ल्यूएस और वंचित जो वर्ग हैं उनके रिजर्वेशन का केस था।
ये बात स्पष्ट हो गई होगी। ये है। फिर मैंने जस्ट अभी से पूछा कि भाई पीए इनामदार केस किस वर्ष आया था और 15/5 का उससे कनेक्शन क्या है। इस तरह के क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस 24 आरएएस में पूछे गए, आईएएस में पूछा गया सेम क्वेश्चन। इसका मतलब कि अब आप केवल कुछ संविधान संशोधन अगर किसी केस के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए आता है तो भी जानना है, या संविधान संशोधन अगर किसी भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को आया। तो युवराज स्वामी जी ने बताया कि ये 2005 का केस था, ये 2005 का केस था और ये केस है 2012 का, ये 2012 का केस है। फिर मेरे प्यारे बच्चों इस बात को आप समझिए कि यहां पर अब तीसरे केस के बारे में बात करते हैं। एक और मैंने केस लिया है जिसको आप ध्यान दीजिए। यहां पर इस केस का मैंने जिक्र किया है, इस को देखिए, प्रमथी एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो इसको प्रमथ मतलब प्रमथी केस कहा जाता है, मैं भी इसको प्रमथी केस कहूंगा 2014 का। अब यहां पर आपने देखा कि 2005 में यह केस आया। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशन जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसको गवर्नमेंट स्कूल्स तक ही रोके जाने की बात की। अब इसके बाद क्या है, 2012 में फिर यह केस आया। यहां पर एक केस पर्टिकुलर था, ठीक है। यह केस यहां पर पीए इनामदार का जो केस था, अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं तो मणिपाल स्कूल से जुड़ा हुआ था, मणिपाल के शिक्षा संस्थानों से जुड़ा हुआ था। 2014 में फिर एक केस आता है जिसको प्रमथी केस कहते हैं, और यह केस आता है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स 30(1) के तहत। सवाल वही था कि क्या आरटीई 2009 का 25% आरक्षण वंचित वर्गों को दिए जाने का जो प्रावधान है, क्या मदरसे में, क्या मक्तबे में, मक्तबा मस्जिदों में चलता है, मदरसा कहीं भी चल सकता है, ये दोनों इस्लामिक शिक्षा संस्थाएं हैं, मदरसा और मक्तबा। मदरसे और मक्तबे अनुच्छेद 30 के तहत स्थापित होंगे और उनको संवैधानिक अधिकार है ये क्या है, चलाने का। तो यहां पर ये जो 25% आरक्षण जो दिया गया, ये जो 25% रिजर्वेशन दिया गया, किसके, सेक्शन 12(1)(c) के तहत, ये इस पर लागू नहीं होगा। ये बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कही। अब यहां पर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान दो प्रकार के हो सकते हैं। एक एडेड, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लोग एडेड की बात करें कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में कोई छोटा मतलब छोटे बच्चों का स्कूल चल रहा है, उसको सरकार से पैसा भी मिल रहा है, वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है लेकिन सहायता प्राप्त है। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि मदरसा हो सकता है या मक्तबा हो सकता है जिसको सरकार से एक पैसा प्राप्त नहीं हो रहा, अनएडेड है। तो एडेड और अनएडेड जो हैं, इनके बारे में सवाल उठा। यहां पर क्या है, 25% रिजर्वेशन नहीं। तो आपने क्या सीखा, सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूल्स में बच्चों के प्रवेश के मामले में वंचित वर्गों को 25% आरक्षण है। आरक्षण निजी क्षेत्र तक, प्राइवेट क्षेत्र तक विस्तारित है, स्कूलों के मामले में, नौकरियों के मामले में विस्तारित नहीं है, यह बात ध्यान देना। शिक्षा के मामले में प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में आरक्षण जो है वो विस्तारित है, ठीक है, और इसकी संवैधानिक वैधता की कुछ केसेस में जांच भी हो चुकी है। दूसरा यहां पर, लेकिन जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है अनुच्छेद 30 के तहत, वहां आरक्षण लागू नहीं होता, ये ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को अपने स्कूलों को चलाने का, प्रबंधन का, प्रशासन का, इन सब का खास अधिकार क्या दिएगा। हालांकि इस पर भी कानूनी लड़ाइयां हुई हैं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में मामले क्या है पहुंचे हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए, ये एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। यहां पर मैंने ये बात आपको बताया। तो ये जो पॉइंट हैं, उन पॉइंट के साथ ही अब यहां पर
दरअसल कुछ और बातें क्या है समझिए, कि ये मैंने दोनों केसेस क्या है बच्चों बता दिए। सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, फिर प्रमथी एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट का केस। इसके बाद हम लोग आते हैं, एक और केस है, और ये केस बच्चों 2026 का है, अभी हाल फिलहाल का केस है। मामला क्या है, महाराष्ट्र का ये मामला है, और महाराष्ट्र के इस मामले में ये केस भी सुप्रीम कोर्ट गया। ये केस है दिनेश भिवानी अस्टीकर बनाम, महाराष्ट्र राज्य का केस है। इस केस में क्या था, महाराष्ट्र सरकार ने एक ऑर्डर दिया था। वो ऑर्डर क्या है, इस ऑर्डर को आप समझिए कि महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश दिया। वह आदेश ये दिया कि अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में, कोई भी प्राइवेट स्कूल है, उसके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई सरकारी प्राइमरी स्कूल है, तो ये जो सरकारी प्राइमरी स्कूल होने की वजह से इस प्राइवेट स्कूल को 25% आरक्षण नहीं देना होगा। जो 25% आरक्षण है, यह आरक्षण नहीं देना होगा, ये बात उन्होंने कही। इसको सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या है, चैलेंज दिया गया। यहां पर देखिए कंडीशन क्या है कि सरकारी प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर दूर है। जैसे मान लीजिए कि मैं मुखर्जी नगर से क्लास ले रहा हूं, और मान लीजिए नेहरू बिहार में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है, तो इस आदेश के तहत जो सरकारी प्राइमरी स्कूल अवस्थित है, उसकी वजह से प्राइवेट स्कूल को 25% रिजर्वेशन नहीं देना होगा। मतलब आर्टिकल जो सेक्शन 12(1)(c है 25% रिजर्वेशन का राइट टू एजुकेशन के मामले में, उसमें छूट दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 12(1)(c) राष्ट्रीय मिशन है, ये नेशनल मिशन है, इसलिए प्राइवेट अनएडेड जो स्कूल्स हैं वो ईडब्ल्यूएस और वंचित वर्गों को 25% आरक्षण देने से मना नहीं कर सकते। मतलब यहां पर जो 25% आरक्षण है, इस आरक्षण को देने से वे मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार का ऑर्डर यहां पर रद्द कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसी के आरटीई एक्ट के सेक्शन 38 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक इंस्ट्रक्शन भी दिया, और वो इंस्ट्रक्शन था कि स्पष्ट और बहुत ही क्लियर और बहुत ट्रांसपेरेंट रूल्स बनाए जाने चाहिए। फिर इसके साथ ही क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को जिम्मेदारी दी गई। आपको ये बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए प्रीलिम्स के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी, कि अगर आरटीई एक्ट 2009 को लागू करने में कोई शिकायत होती है तो इसकी अंतिम सुनवाई एनसीपीसीआर में होती है। हमारे यहां बहुत से राष्ट्रीय आयोग हैं, उनमें ये जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना है, वैसे तो ये आयोग दर्जे की दृष्टि से, यहां पर जो दर्जा है, यहां पर उस दर्जे की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये आयोग जो है वह वैधानिक आयोग है, या कोई संवैधानिक आयोग क्या है, नहीं है। लेकिन इसका काम आरटीई एक्ट के तहत क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी चाहिए यहां पर। अबाउट अस, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट वाज constituted by Ministry of Women and Child Development as a statutory body under Section 3 of the Commission for Protection of Child Right। तो 2005 में एनसीपीसीआर का गठन हुआ। एनसीपीसीआर एक संवैधानिक आयोग नहीं है,
इसका संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है, इसलिए संवैधानिक आयोग नहीं है। यह क्या है? एक वैधानिक आयोग है। इसको क्यों बनाया गया? इसको बच्चों के अधिकार जो देश में हैं उनके प्रोटेक्शन, प्रमोशन और डिफेंड के लिए क्या है बनाया गया। उनके संरक्षा, प्रोत्साहन और बचाव के लिए बनाया गया। बचाव के लिए बनाया गया तो अब यहां पर कि इसको किन कानूनों की मॉनिटरिंग का अधिकार है, मतलब यहां पर उन कानूनों में जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, पॉक्सो की मॉनिटरिंग का काम भी इसके पास है और आरटीई एक्ट की। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल जानकारी है। इसके बगैर आप किसी भी सिविल सर्विसेज में जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं करेंगे। आपको ऐसे ही वेबसाइट्स थोड़ी थोड़ी पढ़कर देख लेनी और दिमाग में कुछ चीजें बैठा लेनी है। अब प्रीलिम्स का यहां बहुत अच्छा सवाल बनेगा। क्या सवाल बनेगा? अगर ये 3 कानून दे दिए गए और इन तीनों कानूनों के संदर्भ में यह पूछा गया कि इनकी नोडल एजेंसी कौन सी है, आरटीई एक्ट 2009 की नोडल एजेंसी कौन सी है, अगर कोई शिकायत होती या उसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, तो एनसीपीसीआर यहां पर देख लीजिए कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009। फिर इसके साथ ही पॉस्को को देख लीजिए 2012 का, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। फिर इसी तरह से क्या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये 3 हैं। तो आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 में बनाया गया। आपने दूसरी बात यह सीखी कि यह एक संवैधानिक आयोग नहीं है, वरन संसद के कानून के द्वारा बनाया गया एक वैधानिक आयोग है। इस आयोग के काम क्या है? बच्चों के अधिकारों का बचाव करना, डिफेंड करना, उनको बढ़ाना, प्रोत्साहन करना और उनकी रक्षा करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना। ये जो है यहां पर आप देखिए लॉज कंप्लेंट लिखा हुआ है। तो अब यहां पर क्या है, कंप्लेंट के संदर्भ में क्या है, ये बॉक्सेस आपको मिलेंगे। चंडीगढ़ का एक स्कूटर मैकेनिक, स्कूटर बनाने वाले मैकेनिक के बच्चे को डीपीएस चंडीगढ़ में एडमिशन मिला 25% आरक्षण के तहत। और ये खबर न्यूज़पेपर्स में आई, कुछ साल पहले की खबर है। स्कूल ने उससे कहा कि 30,000 रुपया लाओ। उसने कहा कि अगर 30,000 रुपया ला सकता था, लगा सकता था, तो बच्चे को किसी प्राइवेट, मतलब किसी दूसरे प्राइवेट में पढ़ा लेता, उसके पास पैसे नहीं है। और स्कूल ने बच्चे को एडमिशन देने से मना कर दिया, डीपीएस चंडीगढ़। इसको आरटीई कानून का उल्लंघन माना गया और यह मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में पहुंचा और स्कूल को फाइनली बिना किसी कैपिटेशन फी के एडमिशन लेना पड़ा। कुल मिलाकर यह उदाहरण यह बताता है कि आरटीई एक्ट 2009 बनने के बावजूद 25% जो रिजर्वेशन है उसको ठीक से लागू कराना अभी भी बहुत मुश्किल है। और जो एसोसिएशन है, जो प्राइवेट स्कूल्स का जो एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन कई बार ये डिमांड करता है कि हमारा जो रीइंबर्समेंट है, कि हमने 25% बच्चों को पढ़ा दिया, सरकार हमें रीइंबर्स नहीं कर रही है। इसलिए रीइंबर्समेंट मतलब उसमें कानून में ये कहा गया है कि जितना पैसा फीस लगेगी वो फीस सरकार देगी। बच्चे को प्राइवेट स्कूल में 25% बच्चों को, वंचित वर्गों के बच्चों को एडमिशन देना पड़ेगा। तो ये है। तो आपने ये भी सीखा कि आरक्षण शिक्षा में प्रवेश के मामले में दोनों में है, सरकारी में भी प्राइवेट में भी है, लेकिन आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में नहीं है, ये ध्यान रखना है। आरक्षण मतलब सरकारी में भी है और प्राइवेट में भी है। बच्चों को लेकर 6 से 14 साल के बच्चों का जो आरक्षण है उसका स्रोत है आरटीई एक्ट 2009। अब इसी में आरटीई एक्ट को पढ़ लेते हैं। आरटीई एक्ट का लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है ये मैंने तो आपको बता दिया, आरटीई एक्ट 2009। इसके क्या प्रमुख प्रावधान है पढ़िए। यहां पर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 21A को इंप्लीमेंट करता है। तो यहां पर क्या है
कि ये अनुच्छेद 21A को, अनुच्छेद 21A में जो शिक्षा का अधिकार है, इस शिक्षा के अधिकार को क्या करता है, लागू करता है। ठीक है, यहां पर यह कहा गया, और ये शिक्षा के अधिकार को इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है, इसमें निःशुल्क और फ्री, निःशुल्क, फ्री एंड कंपल्सरी, अनिवार्य, कंपल्सरी एजुकेशन देने की इसमें क्या है, बात की गई। निःशुल्क और अनिवार्य एजुकेशन इसमें देने की क्या है, बात कही गई है। अब इसमें कहा गया है कि प्रत्येक बालक को उसके आस पड़ोस के स्कूल में, नेबरहुड स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है, आसपास के स्कूल में 1 किलोमीटर के दायरे के भीतर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये है। अब इसमें निःशुल्क क्या है, अब यहां पर देखिए, ये 6 से 14 वर्ष है, ये दरअसल क्या है, आरटीई, ये आरटीई 2009 में है, 6 से 14 वर्ष। लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का सजेशन ये है कि इसको हम लोग 3 वर्ष से 18 वर्ष कर लें। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको बढ़ाए जाने की बात करती है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इसे हम लोग ये कर लें, 3 से 18 वर्ष कर लें। ठीक है, निःशुल्क का क्या मतलब है, सवाल यह है कि फ्री एजुकेशन का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब नहीं है, यह समझिए। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई फीस नहीं लिया जाएगा, कोई फीस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, किसी से, यह मतलब नहीं है। इसका निःशुल्क का क्या मतलब है फिर? इसका मतलब यह है कि उन बच्चों से फीस नहीं लिया जाएगा, उन बच्चों से फीस नहीं लिया जाएगा जिन बच्चों से फीस लेने पर पढ़ाई रुक जाएगी, पढ़ाई रुक जाएगी। ये सरल भाषा में बात कर रहा हूं, कानून जब आप पढ़ेंगे उसमें यही बात है कि ऐसे सभी बच्चे किसी भी प्रकार के शुल्क या प्रभार लेने से जिनकी शिक्षा जारी रखने और पूरा करने में रुकावट पैदा होगी, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पॉइंट टू बी टेकन। यहां ध्यान दीजिए आप कि सभी बच्चों से कोई फीस नहीं लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे सभी बच्चे जिनसे किसी भी प्रकार के शुल्क या प्रभार लेने पर, फी या चार्ज लेने पर शिक्षा जारी रखने और पूरा करने में रुकावट पैदा होगी, उनसे फीस नहीं लिया जाएगा। बहुत दारुण स्थिति है। और हिंदी के कवि नागार्जुन जी रहे हैं, बाबा नागार्जुन, उन्होंने कविता लिखी कि घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है, भीत का मतलब दीवार, फटी भीत है, छत है चूती, आले पर बिस्तुइया नाचे। बाबा नागार्जुन ने क्या लिखा कि घुन खाए सहतीर, जो स्कूल की झोपड़ी में
जो सहतीर लगी है ना, उसमें घुन लग चुका है। घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे। फटी भीत है, छत है चूती, आले पर विस्तुया नाचे। फिर मास्टर का जो कॉर्पोरियल पनिशमेंट है, उस कॉर्पोरियल पनिशमेंट पर बाबा नागार्जुन बात करते हैं। मास्टर के पास एक दुखहरण है। दुखहरण मतलब डंडा। घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे। फटी भीत है, छत है चूती, आले पर बिस्तुया नाचे। ये जो कविता है, इसमें आगे क्या है, मास्टर ये कहता है कि भाई जो मास्टर है, वो मास्टर यहां पर ये कहता है कि स्कूल की हालत आप देखिए। कभी ये कहता है कि स्कूल की हालत देखिए कितनी जर्जर है। बच्चों के स्कूल पशुओं के बांधने वाले स्थान पर चल रहे हैं। जो चांद पर जाने का शौक रखता है देश, और जो अपने स्पेस प्रोग्राम पर बहुत नाज रखता है, वो आदम के साँचों को कैसे गढ़ रहा है। छत गिरती है, बच्चे दबकर मर जाते हैं। पानी नहीं है। अंबेडकर को पानी नहीं मिलता था जिस दिन पानी पिलाने वाली महिला नहीं आती थी। तो कभी हमारे स्कूल छुआछूत के अभिशाप से ग्रस्त रहे। भौतिक ढांचे के बाद टॉप क्लास के टीचर्स रखे गए, उनकी डिग्री को देखा गया, कितनी व्यवस्थाएं बनाई गई, टेट सी टेट वगैरह वगैरह। सरकारी स्कूल में बच्चे ही नहीं हैं, योग्य टीचर हैं, ढांचे को बढ़िया करने की कोशिश की गई, टीचर नहीं है, सब विडंबना है, पॉलिसी फेल कर चुकी है। इसके पहले मैं आपको बताता हूं कि एक कैडबरी वालों का एक प्रचार आता था। कैडबरी जो चॉकलेट है, उसका एक प्रचार आता था। तो कैडबरी का प्रचार में यह था कि भारत में कोई भी जब जश्न मनाया जाता है ना, कोई भी पार्टी मनाई जाती है, कोई भी खुशी जो है शेयर की जाती है, तो मिठाइयां बांटी जाती हैं। मिठाइयां बांटी जाती हैं। भारत के लोग मिठाइयों को कभी भी चॉकलेट से रिप्लेस नहीं करते कि आप चॉकलेट बांट देंगे तो पार्टी पूरी हो जाएगी। तो कैडबरी ने क्या किया कि एक प्रचार निकाला, कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, ये प्रचार निकाला। और उसमें दिखाया कि अमिताभ बच्चन जो है, एक पप्पू नाम के बच्चे के पास होने पर, कि पप्पू पास हो गया, इसके बाद अमिताभ बच्चन जो है वो चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हैं। ये पप्पू पास वाला जो प्रचार था, जो विज्ञापन था, इस विज्ञापन को आरटीई 2009 ने ध्वस्त कर दिया। ये जो विज्ञापन था ना, इसको खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? क्योंकि पप्पू अब फेल होगा ही नहीं। फेल होने की व्यवस्था ही, हम इतने अंग्रेज हो गए, हम इतने पश्चिमी हो गए कि हमने बहुत सी चीजें बर्बाद कर दी। हमने बच्चे के मन से डर खत्म कर दिया परीक्षा का। हमने माना कि बच्चे के पास एक ही दुश्चिंता है, परीक्षा, एग्जाम। और बच्चा इस परीक्षा के डर से जैसे ही मुक्त होगा, वो बहुत बड़ा पढ़ाकू जीव बन जाएगा। उल्टा हुआ, बच्चों ने पढ़ना ही बंद कर दिया। न जाने किस कलंकित घड़ी में यह सोचा गया था कि बच्चों को कक्षाओं में रोकना उनके प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन में बाधक है। यहां पर क्या है कि अब यहां पर कि उनके प्रोत्साहन में बाधक है, यह सोचा गया। आरटीई एक्ट में एक धारा है 2009 में कि बच्चे को रोका नहीं जाएगा, क्लास में फेल नहीं किया जाएगा कुल मिलाकर। और बच्चे को जब फेल नहीं किया जाएगा तो फेल नहीं करने होने का डर खत्म, तो बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया।
एक एनजीओ है भारत में प्रथम। एनजीओ ये बताता है कि कक्षा 5 तक के बच्चों की जो न्यूमेरिकल लिटरेसी है इतनी खराब है कि उसकी उनको गिनती नहीं आती 1 से 100 तक की। हमने सार्वभौमिकता के चक्कर में, हमने यूनिवर्सलाइजेशन के चक्कर में गुणवत्ता का गला घोट दिया। और जब हमने गुणवत्ता का गला घोटा तो लोग सरकारी स्कूलों से निकलकर प्राइवेट स्कूल में पहुंच गए, और प्राइवेट स्कूल में पहुंच गए तो सरकारी स्कूल बंद होने लगे। उत्तर प्रदेश में सरकारी जो स्कूल हैं उनको मर्ज कर दिया गया। कुछ सरकारी स्कूलों में मास्टर हैं, बच्चे नहीं हैं। फिर मास्टरों के ऊपर जुल्म का कार्यक्रम शुरू हो गया। मास्टर के ऊपर कितने जुल्म किए गए। मास्टर को आरटीआई 2009 के तहत उनसे रजिस्टर बनवाया गया। इतने रजिस्टर, इतना लेखा जोखा मास्टर से बनवाया गया कि मास्टर के पास एकेडमिक कार्य के लिए वक्त ही नहीं बचा। जो एकेडमिक कार्य है उस एकेडमिक कार्य के लिए मास्टर के पास वक्त नहीं बचा। प्रधानाचार्य के पास कोई वक्त नहीं है, वो पढ़ा नहीं सकते, उनके पास बहुत काम होता है। ये मेरे कुछ स्टूडेंट जो टीचर्स हैं उन्होंने ये बात बताई कि सर इतना लेखा जोखा है। यहां पर क्या है कि आरटीई एक्ट ने ये काम किया। मास्टरों पर जुल्म नंबर 2 क्या किया गया। मास्टरों पर जुल्म नंबर 2 कि 10 वर्षीय जनगणना कौन कराएंगे। 10 वर्षीय जनगणना मास्टर कराएंगे। चलिए भाई, राजस्थान में मास्टरों को ऊंट गणना में लगा दिया। अब जब ऊंट गणना करवाएंगे मास्टर तो पढ़ाएंगे कब। प्राथमिकता क्या, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। जनगणना करवा लिया आपने। मास्टर को आपने कोरोना की महामारी में आपने मास्टर से क्या किए, मास्टर से आपने वो जो है केंद्र बनाए गए, लोगों को गिनवाया आपने, उनकी ड्यूटी लगा दी। बहुत से मास्टरों की मौत हो गई। क्यों? क्योंकि आपदा राहत भी मास्टर को करना है। आपदा राहत का कार्य आपने दे दिया मास्टर को। मास्टर पर जुल्म नंबर 3। मास्टर पर जुल्म नंबर 4, स्थानीय निकाय, मतलब यहां पर चुनाव में आपने ड्यूटी लगा दी मास्टर की। अब वो ड्यूटी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, वो ड्यूटी कर रहे विधानसभा चुनाव में, वो ड्यूटी कर रहे स्थानीय निकाय के चुनाव में। मास्टर को पढ़ाने का वक्त कहां है। मास्टर को पढ़ाने का वक्त क्या है। और कहते हैं आप कि इसके अलावा अन्य किसी भी गैर शैक्षिक कार्य में आप उनको नहीं लगाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप लगाते हो। आप जितनी स्कीम है शिक्षा से संबंधित, उन सारे शिक्षा से संबंधित स्कीमों को आपने मास्टर के जिम्मे कर दिया। मास्टर कहां से पढ़ाएगा। उसको पढ़ाना नहीं है, उसको सरकार के काम करने हैं। गुजरात में आपने मास्टरों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस के भीतर बांधा और उनको मोबाइल से कंपलसरी कर दिया। मास्टर को कर्मचारी समझना यह इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और यहां एक मास्टर का दर्द नहीं निकल रहा है, ये हम लोगों के स्टूडेंट्स ने बताया कि क्या भाव है। अमर, कभी आपको एक चैप्टर पढ़ने का मौका मिले मैं वो शेयर कर दूंगा। स से स्कूलों की चुनौतियां, नंदन नीलकेणी का अध्याय है शिक्षा व्यवस्था पर, जो लिखते हैं अद्भुत लिखते हैं। शिक्षा पर नंदन नीलकेणी और अमर्त्य सेन की एक किताब है। अमर्त्य सेन कहते हैं कि आपने परमानेंट मास्टर जो है उनका काम
आपने एडहॉक टीचर्स से करवाना शुरू कर दिया यहां पर शिक्षा सहायक, और दोनों को लगभग बराबर वेतन दे रहे हैं। ये डिस्पैरिटी आपको खत्म कर देगी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को आप परमानेंट करोगे नहीं, और जब आप परमानेंट नहीं करोगे उनसे काम बराबर लोगे। किसके बराबर? परमानेंट टीचर के बराबर। ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ये सिस्टम क्या है, नहीं चल पाएगा। इस सिस्टम में बहुत गड़बड़ियां हैं, और इसीलिए मास्टरों को गर्मियों की छुट्टी में अगले सत्र के लिए बच्चों को ढूंढना पड़ रहा है कि आओ हमारे स्कूल में एडमिशन ले लो। ये विडंबना है। ज्ञान दूर है, क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना जीवन की। यहां पर ये जो विडंबना है, इस विडंबना को क्या है, और शाहिद जी पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। नंदन नीलकेणी भी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधार पाएंगे। नंदन नीलकेणी ने आधार कार्ड की जो व्यवस्था बनाई, वो भी क्या है, वो भी मुकम्मल नहीं है। स्टूडियो वाला 200, 250, 300 रुपया लेता है आधार कार्ड के लिए। ये व्यवस्था तो नंदन नीलकेणी ने ही बनाई थी ना। कुछ जगहों से आप सरकार को हटा नहीं सकते। जितना सम्मान जापान में, जितना सम्मान यूरोप के कुछ देशों में टीचर्स का है, उसके आधे हिस्से में, मतलब कि जिस देश में यह कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, उस देश में सबसे ज्यादा जो तकलीफ में है वो मास्टर कौम क्यों है? क्योंकि मास्टर को शराफत का चोला भी पहनना है। वो कोई हिंसात्मक तरीके से प्रवेश, विरोध, प्रदर्शन नहीं कर सकते। उनसे ये उम्मीद की जाती है कि पढ़े लिखे हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए कानून को हाथ में नहीं लेंगे। तो ये भी है। और इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि केंद्र में जो भी शिक्षा मंत्री आया, वो सब क्या है, उच्च शिक्षा से ज्यादातर उसमें मरहूम व्यक्ति थे। नंदन नीलकेणी को ही दे दो ना शिक्षा मंत्रालय। मैं तो कह रहा हूं कि नंदन कस्तूरी रंगन को दे दो ना शिक्षा मंत्रालय। अगर विदेश मंत्रालय एक अधिकारी को दे सकते हैं जो बाद में, या फिर तो आपकी प्रायोरिटीज नहीं है, आपको शिक्षा वोट के लिए चाहिए, ये भी एक बात है। अब हम लोग आरटी, मतलब ये मैंने बताया कि ये क्या है कि आप रजिस्टर भरवा रहे हो, सारा औपचारिक लेकर जितनी स्कीम है आप करवा रहे हो, चुनाव करवा रहे हो, तो ये तो नहीं कहा गया था ना, लेकिन आप ये तो करवा रहे हो ना। ये नहीं कहा गया ना, ये करवा रहे हो आप। ये कहा गया है 10 वर्षीय जनगणना में, तो जनगणना के साथ दूसरी गणना में भी आपने शामिल कर लिया। आपदा राहत कहा गया तो आपदा में आप लगा देते हो, चुनाव में आप ड्यूटी लगा देते हो। फिर आपने क्या किया कि शिक्षा मित्र कुछ राज्यों में लेकर आए आप। आपने शिक्षा मित्रों को औने पौने दाम पर लगा लिया। आपने ये सोचा नहीं कि कोलैप्स कर जाएगा ये सिस्टम। आपके पास शिक्षा के लिए पैसे नहीं है। वी आर नॉट स्पेंडिंग 6% ऑफ द जीडीपी इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन। दैट्स पिटी ऑफ दिस कंट्री। यही इस देश का क्या है, बहुत बड़ा क्या है, दुर्भाग्य है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। जहां पर जिसके आधार पर आप ग्लोबलाइजेशन से लड़ते, आप जिसके आधार पर प्रतिभा, हमारी अच्छी सरकारी स्कूलिंग थी, हमारे पास अच्छे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, तब तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग आए, तब तो श्रीधरन जैसे लोग आए, तब तो वर्गीज कुरियन जैसे लोग आए। ये आईआईटी के पढ़े हुए लोग नहीं थे साहब। इनमें से एकाध लोगों ने अपने बहन के जेवर गिरवी करके पढ़ाइयां की हैं। तो यहां मुद्दा यह है कि आप हर चीज को प्राइवेटाइज, हर चीज को पर प्राइवेटाइज, जहां दिक्कत है प्राइवेटाइज कर दो, जहां दिक्कत है कॉन्ट्रैक्ट पर दे दो। किसी भी शिक्षा, स्वास्थ्य को आप कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइवेटाइज करके, एनटीए का जो हाल हुआ है
उसमें यही यही वैचारिक दिवालियापन मैं कह रहा हूं कि इसके लिए जिम्मेदार है। अमेरिका के मॉडल की क्या जरूरत थी नकल करने की? कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सपर्ट से आप कैसे पेपर बनवा सकते हैं? आप नहीं बनवा सकते। आप एक शर्म आनी चाहिए, आप पेपर नहीं बना पाते हैं। यहां पर क्या है, आपका सारा पैसा सरकार का शिक्षा पर जब खर्च होना होता है तो खत्म हो जाता है। आप इतने अदूरदर्शी हो चुके हो, इतने विवेकहीन हो चुके हो, आप लोगों ने इस देश को चुनावी लोकतंत्र बनाकर केवल रख दिया है। आपने भविष्य खत्म कर दिया लोगों का। आपने पीढ़ियां बर्बाद कर दी, आपने चौपट कर दिया सब। क्यों कर दिया? क्योंकि आपके पास विजन नहीं था। अब जब चीजें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, लोग एकदम क्या है, आप देखिए जिस देश में, आप ये सोचिए कि एनटीए क्यों बनाया आपने? एनटीए किस लिए बनाया? उससे अच्छा यूजीसी काम कर रहा था। आपने सेंट्रलाइज क्यों किया नीट को और सारे एग्जाम को, जब आपके पास कैपेसिटी नहीं थी? आपके पास कैपेसिटी नहीं है 21 लाख लोगों का एक साथ एग्जाम लेने की, तो आप राज्यों को बांट देते ना, आपको जरूरत नहीं थी। तो इसलिए यहां पर आप ये देखेंगे कि ये तकलीफ है बहुत सारा। मतलब इस पर जो है एक आपको निबंध, क्या है, हम लोग निबंध वाले सेक्शन में एक क्लास में लूंगा, ये सारे पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे एजुकेशन पर। ऐसे ही क्या है, नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने हम लोगों को एजुकेशनिस्ट का अवार्ड नहीं दिया था। मेरे कम से कम 6 से 7 आर्टिकल इस पर पब्लिश हुए थे। और युवा संसद में जब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे गए थे तो उन्होंने लॉजिकली कुछ बातें रखी थी कि सर ये प्रॉब्लम है, इसको दूर करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम चल रही है। आप हर चीज को कॉन्ट्रैक्ट पर लाकर प्राइवेटाइज करके उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। आपको सरकारी प्राइमरी स्कूलों की खस्ता हालत की गहरी समीक्षा करनी पड़ेगी कि इतने एजुकेटेड लोग, इतना डिग्री के मानदंड लेकर वो लोग प्राइवेट स्कूल में 10-15 हजार रुपए पर बिना डिग्रीधारी वाले व्यक्ति से कैसे पिछड़ जा रहा है स्कूल। आप इस सोचिए तो सही। आप ये नहीं सोच रहे हैं क्योंकि एजुकेशन आपकी प्रायोरिटी में नहीं है। इसलिए आप किसी दूरदर्शन की हीरोइन को क्या है, आप यहां पर क्या है, ये क्या है दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है इस देश में। और इसीलिए ये 2047-48 तक भारत एक तभी विकसित बन सकता है जब भारत के यूथ एजुकेटेड होंगे, वे स्किल्ड होंगे, वो यूथ केवल आईआईटी और आईआईएम वाले ही नहीं होंगे, वो नेशनल कॉलेजेस के होने चाहिए। वो जो नेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा। यहां पर उनको आपको व्यवस्था क्या बनानी पड़ेगी। और इसीलिए क्या है, तबेले में स्कूल, यस तबेले में स्कूल चल रहे भाई साहब, क्या कमी है आपको? आप ये एक उदाहरण है इस बात की कि हमारी प्राथमिकताओं में कौन सी चीजें क्या है शामिल हैं। तो इसलिए यहां पर बच्चों मैंने आपको ये बताया। अब मैं आरटीई एक्ट में पहली बात मैंने बताई कि अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार लागू होगा। 6 वर्ष से 14 वर्ष की बात की गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 वर्ष से 18 वर्ष की बात कर रही है। ये निःशुल्क का क्या मतलब है? निःशुल्क का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि कोई फीस नहीं लिया जाएगा, किसी से नहीं लिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना आप, कि ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। और ये बात आप ध्यान रखेंगे तभी क्या है अच्छा उत्तर लिख सकेंगे, ठीक है। फिर इसका क्या मतलब है? उन बच्चों से फीस नहीं लिया जाएगा जिन बच्चों से फीस लेने की पढ़ाई रुक जाएगी। अनिवार्य शिक्षा की जो बात की गई, जो अनिवार्य शिक्षा है, इसकी अगर हम लोग बात की तो यहां पर इसका सिंपल मतलब है राज्य की बाध्यता। यहां पर इसका सिंपल मतलब है कि राज्य की बाध्यता। ये क्या है, ये राज्य की जो बाध्यता है, इस प्रकार की क्या है बात की गई। तो राज्य की बाध्यता कंपल्सरी, इनको मतलब अनिवार्यता का मतलब है। तो इसका मतलब राज्य का कर्तव्य हो गया। ये राज्य कहां अपना कर्तव्य पूरा कर पा रहा है? राज्य तो क्या है कि अब इसमें क्या है, इसमें दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। कम टू द सेकेंड पॉइंट, इसमें दूसरे पॉइंट पर आइए। इसमें जो बच्चों दूसरा पॉइंट है, उस दूसरे पॉइंट को आप समझिए कि शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों का समवर्ती क्या उत्तरदायित्व है। मतलब यहां पर कि एजुकेशन जो है आरटीई में क्या है, यह समवर्ती दायित्व है, दोनों का दायित्व है, कोई किसी पर टाल नहीं सकता। यहां पर केंद्र का भी दायित्व है यह,
और इसके साथ ही राज्यों का भी दायित्व है। ये आरटीई एक्ट को सरल करके आपको बता रहा हूं, ये आपके लॉ वाले सेक्शन में भी है, ध्यान रखना। तो यहां पर जो कहानी आपको बताई जा रही है, इसी से बहुत सारा काम आपका हो जाएगा। फिर इसके साथ ही क्या है कि जो इसमें तीसरा जो पॉइंट है, उस तीसरे पॉइंट को आप समझिए कि तीसरा जो पॉइंट है वह है कि प्रवेश में 25% जो यहां पर कमजोर जो वर्ग हैं, कमजोर वर्गों के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा। बच्चों को आरक्षण क्या है, इसमें क्या है, दिया जाएगा। ये जो कमजोर, अब यहां पर क्या है कि आरक्षण यहां पर सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर नहीं, पॉइंट ये समझना है। वी हैव जॉब रिजर्वेशन, लेकिन जो जॉब रिजर्वेशन है वह सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर है। यहां पर कमजोर मतलब आर्थिक रूप से है, वंचित वर्ग है, यह बात ध्यान में रखना है। आर्थिक रूप से जो कमजोर है इसको, और इसमें क्या है कि ये जो आरक्षण है, ये ध्यान रखना कि केवल सरकारी स्कूलों तक ही सीमित नहीं है। सरकारी स्कूलों तक ये सीमित नहीं है, बल्कि ये जो आरक्षण है यह प्राइवेट स्कूलों तक भी विस्तारित है। प्राइवेट स्कूलों तक यह क्या है, विस्तारित है। और इसमें दोनों प्रकार के स्कूल आते हैं प्राइवेट स्कूलों तक, बल्कि प्राइवेट स्कूलों तक विस्तारित है। और यह मान्यता प्राप्त है, यह क्या है, मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त नहीं, यहां पर क्या है कि सहायता प्राप्त पर भी है और गैर सहायता प्राप्त पर भी है। यह ध्यान रखना, सहायता प्राप्त पर भी है। सहायता प्राप्त मतलब जो एडेड हैं उन पर भी है, और जो गैर सहायता प्राप्त हैं उनको भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा। जो गैर सहायता प्राप्त हैं उन्होंने जितना फीस पर खर्च किया वो फीस जो है रीइंबर्स कर दी जाएगी। वो सरकार क्या करेगी, फीस रीइंबर्स कर देगी। अर्थात यहां पर उनको सरकार जितने बच्चों का एडमिशन वे लेंगे, 25% बच्चों का एडमिशन लेंगे, उसकी फीस क्या है, रीइंबर्स कर दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये ध्यान रखना, रेड फ्लैग का, ये रेड फ्लैग है। माइनॉरिटी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं अनुच्छेद 30 के तहत, ठीक है, उनमें आरक्षण नहीं है। उनमें क्या है, आरक्षण नहीं है, क्योंकि 30 में जो अल्पसंख्यक हैं उनको स्कूल चलाने का अपने तरीके से अधिकार दिया गया है। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। चौथा जो पॉइंट है उस चौथे पॉइंट पर आते हैं, द फोर्थ पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या है कि जो टीचर्स हैं उनको गैर शैक्षिक कार्य, जो गैर शैक्षिक गतिविधियों में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अपवाद है इसका, कहां कहां लगाया जा सकता है। आप 10 वर्षीय जनगणना में आप लगा लेंगे, लेकिन बीच में आपने कोई गणना किया वहां नहीं लगा सकते। तो 10 वर्षीय जनगणना, 10 वर्षीय जो जनगणना है उस जनगणना में आप लगा सकते हैं। जो सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस हुआ था उसमें जो है मास्टर को लगाना जरूरी नहीं था। फिर इसके साथ ही क्या है, आपदा राहत में भी टीचर्स को लगाया जाएगा। चुनाव में भी टीचर्स क्या है, लगाए जाएंगे। और ये टीचर्स जो है लोकसभा के चुनाव में, इसके साथ ही विधानसभा के चुनाव में, और इसके अलावा स्थानीय जो निकाय हैं इस पर भी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया है। स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं उन चुनावों में क्या है, ये क्या है, लगाए जाएंगे। अब यहां पर इसके साथ ही अन्य किसी कार्य में वे नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन लगाया तो गया। ऊट गणना में लगाते हो आप, स्कीम्स को लागू करने में लगा देते हो, रजिस्टर बनवाते हो, सारा गैर शैक्षिक कार्य क्या करवा रहे हो, ठीक है। घर की गणना में लगा दोगे, पशु गणना में लगाओ,
कहाँ से लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, गृह गणना में लगा दो। तो यही सब चल रहा है सारी चीजें। और पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को आप समझिए कि आरटीई एक्ट जो है, आरटीई एक्ट 2009, ये 5 बातों पर क्या करता है, ये 5 बातों पर रोक लगाता है। ये 5 बातों पर रोक लगाता है। कौन कौन सी 5 बातें हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न। पहले मास्टर बहुत पिटाई कर देते थे और कई लोग इस पिटाई की वजह से दुष्प्रेरित हो गए, कई अभिप्रेरित भी हो गए कि मास्टर बेइज्जत कर देगा, अगर सवाल लगा कर नहीं गए क्लास के सामने मुर्गा बना देगा। तो कई लोगों की गणित इसमें सुधर गई और कई लोगों की, अगर मास्टर दमदार है तो विषय तो वो सुधार देगा, और मास्टर दमदार नहीं है, ईगो वाला है, खोखला टाइप का है, नॉलेज वॉलेज है नहीं, तो अब यहां पर क्या है कि ये क्या है कि मास्टरों को क्या है, वैसे मास्टर की पिटाई कारगर नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूं। और दुखहरण का डंडा पहले लोग रखते थे, दुख हर लेता था वो, पिटाई हो जाती थी, मुर्गा बना दिया जाता था। ये सब रोक दिया गया कि भाई ये सब नहीं होगा। फिर बच्चों के प्रवेश के लिए अब यहां पर क्या है कि प्रवेश टेस्ट पर रोक कर लगा दी गई। एडमिशन के लिए क्या है, प्रवेश टेस्ट नहीं होगा। बच्चे का होता था, कुछ स्कूल ऐसे थे तो गार्जियंस का, पेरेंट्स का भी ले लेते थे प्रवेश टेस्ट पर। फिर कैपिटेशन फीस पर रोक है। कैपिटेशन जो फीस है, इस कैपिटेशन फीस पर क्या है, रोक है। कैपिटेशन फीस जो है रोक है। ट्यूशन पर रोक लगाई गई। मास्टर साहब लोग ट्यूशन नहीं दे सकते, लेकिन कई मास्टर हैं जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, उधर हाजिरी भी लग रही है, अपने जगह पर किसी को पढ़ाने के लिए रख दिया है। यही इस देश के साथ मध्य वर्ग का विश्वासघात है। भाई पढ़ा भी तो लो, जहां जो जिम्मेदारी दी गई है। तो अब यहां पर ट्यूशन पर भी लोग बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर रोक। बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर रोक। ये हुआ, ये 5 जो है। और छठवां और लास्ट पॉइंट, 2017 में आरटी एक्ट में संशोधन किया गया। आरटी जो एक्ट है इसमें संशोधन किया गया। संशोधन किया गया और संशोधन किया गया, उसमें कहा गया कि अगर कोई पप्पू 5वीं कक्षा तक या 5वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक 8वीं कक्षा तक परीक्षा में असफल होता है, परीक्षा में असफल होता है, तो पहले स्कूल कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने के भीतर वो पास हो जाए। लेकिन इसके साथ ही क्या है, अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चे को क्लास में रोका जा सकेगा, मतलब फेल किया जा सकेगा। यही हमने पहले नहीं किया था। अब पहले ये दिल्ली, केरला, कुछ ऐसे जो राज्य थे, उन्होंने ये आवाज उठाई भाई इसको चेंज करिए, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन उसे विद्यालय से कभी भी निलंबित नहीं किया जाएगा फेल होने पर। मतलब बच्चे को अनुत्तीर्ण होने पर विद्यालय से निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह है 2017 का केस। राजस्थान में तो लोक सेवक भी पढ़ा रहे हैं ऑफिस टाइम में भी। यही सब तो गड़बड़ है, ये बहुत गड़बड़ चीज है, ये सही उदाहरण नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोचिंग में आपका भविष्य है तो दिल खोल कर आइए, उतार चढ़ाव का सामना कीजिए।
जो काम लीजिए उसको जिम्मेदारी से करिए। ये दो भूमिकाओं के साथ न्याय करना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है, न्याय करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने आपको नेशनल एजुकेशन मतलब आरटीई एक्ट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, उससे जुड़े हुए मुद्दे, ये सारी बातें आपको बता दी हैं। आज का समय यहीं तक लेते हैं, इस पर एक लेक्चर और लूंगा और फिर कहीं पर भी कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लगभग क्या है वहां पर बिल्कुल क्या है सक्षम होंगे। आज इतना ही बच्चों रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।